ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA कोर्स क्या होता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होता है, कि स्कोप क्या क्या है। तो CFA की जो डेजिग्नेशन है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है इन कुछ फील्ड्स के अंदर। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो CFA कोर्स को करने के लिए हमारे पास 3 लेवल होते हैं, CFA लेवल 1, 2 एंड 3। और इस कोर्स की पूरी डिटेल आप सभी के साथ आज शेयर करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। बच्चों, मेरा नाम है CA मनीष महाजन और मैं आज आप सभी बच्चों को एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। बहुत ही प्यारा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहता है ये कोर्स। और इस कोर्स की पूरी डिटेल आप सभी के साथ आज शेयर करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो फटाफट से शुरू करते हैं। CFA कोर्स क्या होता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होता है। तो सबसे पहले बात करें तो CFA का ओवरव्यू ये है कि CFA एक ऐसा प्रोग्राम है जो CFA इंस्टीट्यूट, जो कि USA में बना था 1947 में, एक ग्लोबल रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको देता है पूरे वर्ल्ड में काम करने का मौका। तो ये फोकस क्या करता है बेटे, सबसे ज्यादा जो एक काम CFA को करना होता है वो है उसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि आप एक ऐसा प्रोफेशनल बन जाओगे जो बेसिकली स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को जो हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज देते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क एनालिस्ट बनते हैं। तो ये सारा काम आप CFA कोर्स के द्वारा कर पाओगे। इसके अंदर बात करें कि स्कोप क्या क्या है, तो CFA की जो डेजिग्नेशन है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है इन कुछ फील्ड्स के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी काम जो CFA करता है वो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। आप वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो, इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, रिस्क एनालिसिस, एसेट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंसल्टिंग। ये आपको बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी देता है सारे वर्ल्ड में काम करने के लिए, बिकॉज ये कोई सीमित नहीं है किसी एक देश के बाउंड्रीज के अंदर। आप ग्लोबली इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आपको किसी बाहर के देश में, जैसे कि अमेरिका में, आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करनी है आप कर सकते हो, आपको वेल्थ मैनेजमेंट करना है आप कर सकते हो, आप इक्विटी में ट्रेड करना जानते हो तो आप इक्विटी ट्रेडिंग सिखा भी सकते हो और सीख भी सकते हो और काम भी कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं AMCs, उसमें आप काम कर सकते हो। आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हो। आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं इसमें काम करने के लिए। तो ये हो गया इसका स्कोप। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो CFA कोर्स को करने के लिए हमारे पास 3 लेवल होते हैं, CFA लेवल 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले तो आप लेवल 1 में एनरोल करोगे। लेवल 1 में एनरोल करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल सी है, या तो आप एक बैचलर डिग्री होल्डर हो या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ योर अंडरग्रेड प्रोग्राम हो, तो आप CFA में एनरोलमेंट कर सकते हो। तो यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर बैचलर डिग्री परस्यू कर रहे हो तो उसके फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल जो ईयर होता है उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हो। अगर आप ना ही बैचलर हो, ना ही आपके पास कोई डिग्री है, ना ही अभी आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो फिर आप अगर 4000 घंटे आपके पास प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है ओवर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ्स, यानी कि 3 सालों में अगर आपके पास 4000 घंटों का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप CFA लेवल 1 में एडमिशन ले सकते हो, आप एलिजिबल हो। या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क एंड एजुकेशन टोटलिंग 4000 घंटे। दूसरी बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त बात, वो ये है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट क्यों जरूरी है सर? क्योंकि बेटे इसका काम सारी दुनिया में है, इसीलिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपने एलिजिबिलिटी को पूरा करना तो भैया फटाफट से पहले आप एक पासपोर्ट बनवा लेना। एंड दूसरी बात, आपके पास इंग्लिश में होल्ड होना चाहिए। आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। यानी कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पूरा जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइंड है। इसका कोई ऑल्टरनेट लैंग्वेज अभी आपके पास नहीं है, इसलिए आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है। तो पासपोर्ट होना जरूरी है, वैलिड, बैचलर डिग्री, 4000 घंटों का एक्सपीरियंस इनमें से कोई एक, और इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए। ये हो गई आपकी लेवल 1 में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी। फिर आते हैं फीस। जैसे कि आपके पास 3 लेवल हैं, तो 3 लेवल में अलग अलग फीस लगती है। सबसे पहले आपको $350 की एक एनरोलमेंट फीस देनी पड़ती है 1 टाइम, प्लस GST वगैरह लग के आपके पास 41,000 की फीस आ जाती है लेवल 1 की। उसके बाद यहाँ पर तीनों लेवल्स की एग्जाम फीस दे रखी है। अगर आपको अर्ली एग्जाम रजिस्ट्रेशन करनी है तो इतनी फीस है।
अगर आप स्टैंडर्ड एग्जाम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी इतनी इतनी फीस है। अगर आप बात करें कोचिंग और प्रिपरेशन, जो कि आपकी ऑप्शनल है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, पर देखा गया कि खुद पढ़ते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी के पास जाकर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर हम कोचिंग क्लासेस की बात करें तो लगभग आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस आती है, 3 से 3.5 लाख रुपए आपकी एग्जाम फीस आती है, 41,000 की आपकी वन टाइम एनरोलमेंट फीस आती है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो अलग अलग लेवल्स पे आपको कुछ बुक्स वगैरह खरीदनी पड़ती है, स्टडी मटेरियल खरीदना पड़ता है, तो लगभग 30 से 50,000 के बीच में आपकी स्टडी मटेरियल की कॉस्ट आती है। अगर आपको किसी ना किसी कारण से रीशेड्यूलिंग करनी पड़ती है तो आपकी 20-20 हज़ार की कॉस्ट यानी कि 60,000 आती है। अगर ये करनी पड़े, ये ऑप्शनल होती है, ये जरूरी नहीं होती है, ये सारा कुछ नीचे वाला ऑप्शनल है। तो ले देकर अगर हम तीनों लेवल्स की बात करें तो तीनों लेवल्स के ऊपर आपका लगभग 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा पूरा CFA कोर्स करने में। तो इट इज़ अ कॉस्टली कोर्स, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है, जैसे कि इंडियन CA कोर्स है वो थोड़ा सस्ता है रिलेटिवली, ठीक है ना। तो CS हो गया और CMA कोर्स हो गया, ये सस्ते कोर्सेज हैं, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्स है तो इसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आपको फीस डॉलर्स वगैरह में पे करनी पड़ेगी और ये फ्लक्चुएट भी करेगी जैसे जैसे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा। और अगर फीस बढ़ गई इंटरनेशनली तो फिर आपको कॉस्ट और देनी पड़ेगी। तो ले देकर अगर हम मान के चले तो 5 से 6 लाख का खर्चा इसमें आना लाजमी है CFA कोर्स में। और अगर हम इसकी तुलना करें किसी और कोर्स से, जैसे कि हम MBA से तुलना करते हैं, तो फिर भी रिलेटिवली उससे सस्ता कोर्स है, ठीक है। बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इस कोर्स के अंदर। तो ये हो गई फीस की बात। अब आते हैं ड्यूरेशन कि सर टाइम कितना लगेगा। तो हर लेवल पर आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 2.5 से 4 साल का एक एवरेज ड्यूरेशन देखा गया बच्चों का। तो 2.5 से 4 साल के बीच में या 3 से 4 साल के बीच में आप CFA का लेवल, सारे लेवल क्लियर करके आप चार्टर्ड बन सकते हो। तो लेवल 1 पे लगभग पहला साल लेवल 1 का होगा, अगला साल लेवल 2 का होगा, अगला साल लेवल 3 का होगा। 300 से 400 घंटे मोटा मोटा स्टडी मटेरियल का टाइम है, यानी कि कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ने में आपके पास इतना टाइम लगेगा, 300-400 घंटों का वो स्टडी मटेरियल होगा हर लेवल का, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होने वाली है यहाँ पर। सर ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर? बेटे सबसे अच्छी चीज ये है कि चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे लेवल 3 हो, पढ़ने आपको 10 ही टॉपिक हैं। यानी कि आपके पास हैं तो सब्जेक्ट्स 10, सब्जेक्ट्स आपके पास 10 ही हैं। चाहे लेवल 1 है उसमें भी सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेवल 2 में भी सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेवल 3 में भी सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सब्जेक्ट हैं 10, बस फर्क ये है कि हर लेवल पर उसकी वेटेज बदलती चली जाएगी, हर लेवल पर उसकी वेटेज बदलती चली जाएगी। जैसे कि आपके पास पहला है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, तो लेवल 1 में लगभग 15 से 20% इसमें वेटेज होती है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की। लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 में इसकी थोड़ी सी वेटेज कम हो जाती है। फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं जिसके अंदर आप क्वांट पढ़ते हो, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हो, तो 2 लेवल्स में पढ़ते हो आप, तीसरे लेवल पे वो है नहीं। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जैसे कि माइक्रो, मैक्रो और इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें पहले लेवल में 6 से 9%, फिर 5-10%। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर आप बेसिकली अकाउंटिंग सीखते हो, ठीक है, वो इतना परसेंटेज है, लास्ट में आप पढ़ोगे नहीं। फिर आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, अगेन पहले लेवल पे 6 से 9%, फिर 5 से 10, उसके बाद अगले लेवल पर है नहीं। फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि आप स्टॉक मार्केट, शेयर्स और ये सारी बातें करोगे, तो 11 से 14, 10 से 15, 10 से 15%। फिर फिक्स्ड इनकम, यानी कि जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, FD वगैरह हो गए, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, तो फिक्स्ड इनकम्स के अंदर 11 से 14%, 10-15 और 15 से 20%। डेरिवेटिव, जिसके अंदर ऑप्शंस, फ्यूचर्स वगैरह डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो जाती है, तो डेरिवेटिव आइटम्स या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप पढ़ोगे 5 से 8%, 5 से 10 और 5 से 10%। फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मेथड्स के अंदर 5 से 10% एंड सो ऑन। लास्ट में आप पढ़ते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ प्लानिंग, जो लास्ट वाले लेवल पर जाकर बढ़ जाती है, क्योंकि मेन काम जो CFA का होता है वो पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट और वेल्थ प्लानिंग का होता है, इसलिए इस तरह से वो लेवल बढ़ जाता है लास्ट में जाते जाते। तो देखा आपने कि 10 ही टॉपिक्स या 10 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, हर लेवल पर सेम पढ़ना है, टॉपिक्स चेंज नहीं होंगे, बस उनकी वेटेज, उनकी इंपॉर्टेंस चेंज होती जाएगी हर लेवल के बाद। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे को 10 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और वो सब्जेक्ट तीनों लेवल पर सेम है, बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं एग्जाम के पैटर्न पर। एग्जाम लेवल 1 के एग्जाम 4 बार होते हैं साल में, लेवल 2 के एग्जाम 3 बार होते हैं साल में, और लेवल 3 के एग्जाम 2 बार होते हैं साल में, ठीक है।
लेवल 1 एमसीक्यू बेस्ड है, लेवल 2 में आपको केस स्टडीज विद एमसीक्यू आती हैं, और लेवल 3 में आपको ऐसे टाइप और केस बेस्ड स्टडीज दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेवल 1 एमसीक्यू है, लेवल 2 भी एमसीक्यू है विद केस स्टडीज, और लेवल 3 प्रॉपर एमसीक्यू विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। मजे की बात यहां पर भी है, यहां भी मजे की बात यह है कि ये सारे लेवल्स के जो एग्जाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, यानी कि आपको एक एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा, उस एग्जाम सेंटर पर आपको कंप्यूटर रिलेटेड आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लिखना नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, तो 4 बार 3 बार और 2 बार एग्जाम दे सकते हो। इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्जाम, आप अपनी कन्वीनियंस पर एग्जाम दे सकते हो, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई हो जाए वैसे वैसे आप एग्जाम देने जा सकते हो। लेवल 1 4 बार, लेवल 2 3 बार और लेवल 3 के एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। कहां पर जाना पड़ेगा? एग्जाम सेंटर पर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अगर हम लेवल की फोकस या अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि हर लेवल पर आपको किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, हालांकि ये ज़्यादा आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो तो जैसे आप एनरोलमेंट करोगे तब पता चलेगा। और जैसे एक नॉर्मल कोर्स होता है उसमें लेवल 1 ईजी होता है, फिर लेवल 2 से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर डिफिकल्टी का लेवल बहुत बढ़ जाता है लेवल 3 में, जैसे कि हमारा सीए कोर्स है, उसमें फाउंडेशन, फिर इंटर और फिर फाइनल। तो लेवल बढ़ेगा तो आपकी फोकस और आपकी अंडरस्टैंडिंग या डिफिकल्टी का लेवल भी इंक्रीज होना ही होना है। तो लेवल 1 बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का काम है, इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, डेफिनेशंस, फॉर्मूला समझने हैं, और इसमें आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग का पहला लेवल है। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड लेवल है सेकेंड, इसमें आपको केस बेस्ड स्टडीज आती है, केस स्टडीज आती हैं, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, आपको आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 में बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात आती है, यानी कि मोर एम्फोसिस होता है एप्लीकेशन और सिंथेसिस के ऊपर, यानी कि आप कैसे किसी भी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो, कैसे किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज डिफाइन करते हो, कैसे आप वेल्थ प्लानिंग करोगे, तो इसके ऊपर आपका ऐसे टाइप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिफिकल्टी का भी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो टॉपिक्स यहाँ पर मैंने आपको एक ऐसे टेंटेटिव डिस्क्रिप्टिव टॉपिक दे दिए हैं कि जैसे कि एथिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टार्ट्स, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो मैक्रो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आईएफआरएस और गैप, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज एक्सेट्रा, वो चीजें पढ़ोगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी पढ़ते हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आप स्टॉक्स और मार्केट के बारे में पढ़ते हो। फिक्स्ड इनकम के अंदर बॉन्ड और यील्ड कर्व्स, ड्यूरेशन वगैरह पढ़ते हो, डेट पढ़ते हो। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ऑप्शन स्वैप, हेजिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ते हो। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर आप रियल एस्टेट और ये सारी चीजें पढ़ते हो, कमोडिटीज, हेजिंग। और पोर्टफोलियो मैनेज में आप बेसिकली एसेट एलोकेशन, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ और हाउ टू मैनेज द पोर्टफोलियो, इनके बारे में पढ़ते हो। तो टॉपिक आपके वही 10 रहेंगे सारे लेवल्स के अंदर, बस लेवल टू लेवल उसकी डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी और उसकी एप्लीकेशन या पढ़ने का तरीका चेंज होता चला जाएगा। फिर आते हैं सैलरी। सबसे बढ़िया बात, इससे सैलरी कितनी मिलेगी, इससे इस सीएफए करने के बाद हम कर क्या सकते हैं, हमारे को किस लेवल की नौकरी मिलेगी या हम किस तरह से पैसे कमा पाएंगे अल्टीमेटली। तो हर लेवल को क्रॉस करने के बाद आपकी एक एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो जाएगी, यानी कि आप मार्केटेबल हो जाओगे, आपकी एक वैल्यू, एक वर्थ क्रिएट हो जाएगी। जब लेवल 1 आप क्लियर कर लेते हो इंडिया के अंदर, तो 4 से 8 लाख का पैकेज आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब लेवल 2 क्लियर कर लोगे आप 6 से 12, और जब आप चार्टर्ड होल्डर बन जाओगे तो आपका 10 से 35 लाख का पैकेज लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे लेवल क्लियर करने हैं, आप लेवल क्लियर करोगे ना तब भी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो जाती है। सर एम्प्लॉयबिलिटी हमें कैसे मिलेगी? फॉर एग्जांपल हम लेवल 1 क्लियर हो गए हैं, लेवल 2 क्लियर हो गए हैं, हम चार्टर्ड बन गए, तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो बेटा आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास बिग फोर्स हैं, ठीक है ना, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, है ना, यहाँ पर आप जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है तो आप बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है, वेल्स फार्गो है, तो ऐसी बैंकिंग के अंदर जा सकते हो। ब्लैक रॉक में जा सकते हो, आप मैकिन्जी में जा सकते हो, आपको बहुत सारी जगह पे एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाती है लेवल टू लेवल के हिसाब से। जिस तरह जैसे जैसे आपका लेवल क्लियर होता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और जब आप चार्टर्ड हो जाओगे तो फिर तो आपने सारी लेवल क्लियर कर ली, फिर तो आपकी देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना,
ओके अब ये जो इनकम है, ये जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है, ये डिपेंड करेगी आप किस लोकेशन पे, किस तरह का एक्सपीरियंस और किस तरह की जॉब प्रोफाइल में हो, ठीक है ना, किस लेवल पर, किस लोकेशन पर, किस जगह काम कर रहे हो, किस तरह का प्रोफाइल है, उस हिसाब से आपकी ये जो रेम्युनरेशन है ये चेंज होती चली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर लास्ट में कि हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या है। तो बेटे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे, अनगिनत। जैसे कि आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कर सकते हो जो कि स्टॉक्स और रिकमेंडेशंस वगैरह देते हैं। आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो जिसमें आप अपने क्लाइंट्स या फर्म्स को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाकर दे सकते हो कि कहाँ पर पैसा लगा के पैसा कमाया जा सकता है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो जो मर्जर एक्विजिशंस, IPOs ये लेके आते हैं, उनमें मदद करते हैं। फिर आप क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो जहां पर आप क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करते हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आपको काम मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आप रिस्क मैनेजर जहां पर आप रिस्क को मैनेज करते हो, मिटिगेट करते हो। वेल्थ मैनेजर जब आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर आप ये काम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो उनकी वेल्थ को। फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, प्राइवेट इक्विटी का काम कर सकते हो, आप खुद की भी ट्रेडिंग कर सकते हो, प्राइवेट इक्विटी लेबल क्रिएट कर सकते हो, हेज फंड एनालिस्ट बन सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अरे काम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर काम बहुत ज़्यादा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं ना, जब CPA की बात करते हैं तो CPA इज मोर ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, है ना। जब हम CA की बात करते हैं तो CA भी मोर ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन का काम है। यहाँ पर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग का काम नहीं है, यहाँ पर इनकम जनरेट करने का काम है, यहाँ पर वेल्थ को मैनेज करने का काम है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर पोर्टफोलियोज को मैनेज करने की बात हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आप पैसे को किस तरह से मैनेज करते हो, वो काम है इसके अंदर। तो बहुत रेलिवेंट, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और बहुत ही अच्छा एरिया ऑफ ऑपरेशन आपको मिलता है जब आप CFA बन जाते हो। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी और आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी अगर है, शेयर मार्केट के अंदर है, स्टॉक के अंदर है, ट्रेडिंग के अंदर है, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है, आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हो, तो CFA एक बहुत बढ़िया कोर्स है, आपका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करियर सेट हो सकता है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, कहीं पर भी जाकर आप काम कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है आपको अगर ये आप कोर्स करते हो तो आई होप आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर मैंने दे दी होगी और आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा इस कोर्स के अंदर। तो और भी इस कोर्स के बारे में आप जान सकते हो और ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए हम एक चैनल क्रिएट कर दें CFA वाला बाय PW बहुत जल्द, लेकिन वो तभी होगा जब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में CFA वाला लिखोगे तो, ठीक है। तो उस चैनल में कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स के बारे में बता सकें और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी जर्नी हो सकती है, किस तरह से आप CFA बन सकते हो, आपको कौन कौन सी गाइडेंस लेनी है, वो सारी की सारी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे लिखेंगे CFA वाला, ठीक है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इसी चैनल के ऊपर और बहुत अच्छे तरीके से और भी चर्चा होंगी और आपको और करियर गाइडेंस दी जाएगी इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।